नमस्कार दोस्तों, हर साल हमारे देश में फ्लड्स के कारण हजारों करोड़ का नुकसान होता है। हजारों लोगों की जान जाती है और कई लाख लोग अपने घरों से दूर हो जाते हैं। और इस साल भी असम और बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है। असम और बिहार में कुल मिलाकर अभी तक 120 मौत हो चुकी हैं और बिहार का 76% एरिया फ्लडेड है और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क 95% फ्लडेड हो चुका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा क्यों हमारे देश में इतनी फ्लड्स आती हैं और क्या सोल्यूशन है इन फ्लड्स का, और कुछ ऐसे देश के एग्जांपल्स बताऊंगा जो हमारे से भी ज़्यादा फ्लड प्रोन हैं बट उनके मैनेजमेंट के कारण वो कितने अच्छे से डील कर पा रहे हैं फ्लड से। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। बिहार में 5 नदियां हैं जिनके कारण बाढ़ आती है और इसमें कोसी नदी है जिससे बाढ़ का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। कोसी नदी नेपाल में ओरिजिनेट करती है और वहाँ पे ओरिजिनेट होने के बाद ये सीधा बिहार के अंदर आती है। नेपाल में इस समय बारिश के कारण और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण वाटर लेवल राइज करने लगता है डैम्स पे। तो जब वो उस डैम्स में वाटर लेवल इतना ज़्यादा राइज कर जाता है तो नेपाल वो पानी सीधा का सीधा बिहार के अंदर छोड़ देता है कोसी नदी के थ्रू। तो ये कारण है बिहार में बाढ़ आने का। अब कोसी नदी दिन पे दिन नैरो होती जा रही है ड्यू टू इंक्रोचमेंट। आसपास डेवलपमेंट के नाम पे घर, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा है। उसी के कारण वो इतनी ज़्यादा नैरो हो गई है कि उसको फ्री फ्लो करने का मौका ही नहीं मिलता। एंड ड्यू टू सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन जो उस नदी की डेप्थ थी वो कम होती जा रही है। असम के अंदर बाढ़ आने का मेन कारण है ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र चाइना में ओरिजिनेट करती है और नॉर्थ ईस्ट के थ्रू असम में आती है। नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया है और असम प्लेन एरिया है, तो ऐसे में जब पानी नीचे उतरता है उसकी गति बढ़ जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है समय के साथ साथ जो उसके आसपास पेड़ थे उन्हें काट दिया गया और काटने के बाद वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों को बिल्ड किया गया। तो ऐसे में जो पानी है उसका जो फ्लो होने का एरिया था वही कम हो गया है। जब एरिया कम हो जाएगा वो फ्री फ्लो नहीं कर पाएगा और फ्री फ्लो नहीं कर पाएगा तो आसपास के एरिया में वो पानी ज़रूर जाएगा। और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चीज़ है जिनसे पता ही नहीं रहता कब क्या हो जाए। केरला में पिछले साल इसी टाइम सूखा पड़ा हुआ था और थोड़े दिनों बाद ही फ्लड अलर्ट की वार्निंग आ गई थी। और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डैम्स को फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था बट दे आर नाउ ट्रिगर्स, मतलब कि उनके कारण ज़्यादा बाढ़ आती है। डैम्स का मेन प्रिंसिपल ये होता है कि मॉनसून टाइम तक उन्हें फुल होना चाहिए, बट अब वो मॉनसून आने से पहले ही उनके बीच में थोड़ा पानी स्टोर होके रखता है। फिर उसके बाद जब मॉनसून की रेंज होती है फुल हो जाता है, फिर मजबूरन उनको पानी रिलीज़ करना पड़ता है और उसके साथ फ्लड्स होता है। तो इसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो डैम्स का डिपार्टमेंट है वो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करता। अगर वो IMD की वार्निंग पहले से सुन ले तो उनको पता लग जाए कि उनको कब पानी रिलीज़ करना है, तो वो उस वक्त रिलीज़ कर दें ताकि मॉनसून के टाइम में वो पानी को स्टोर करके रख सकें। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फ्लड्स मेनली ड्यू टू पुअर ड्रेनेज आता है। जैसे चेन्नई में फ्लड्स आई हैं, जो बॉम्बे में फ्लड्स आई हैं, उनका मेन कारण ये था कि वो जो फ्लड्स थी वो पुअर ड्रेनेज के कारण आया था। पानी को निकलने का मौका ही नहीं मिलता कि वो जाए कहाँ, सारी की सारी नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। इस कारण से भी फ्लड्स आते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सोल्यूशन निकाला था। उनने कहा था कि हम सारे देश की नदियों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो ऐसे में जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ सूखा नहीं पड़ेगा और जहाँ बाढ़ आती है वहाँ बाढ़ नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल जहाँ बिहार है, बिहार में नॉर्थ बिहार में बाढ़ आती है और साउथ बिहार में सूखा पड़ता है। अगर हम उनको आपस में ही उनकी नदियों को कनेक्ट कर दें तो दोनों का सोल्यूशन हो जाए। दूसरा सोल्यूशन ये है, जब हमें पता होता है कि इस टाइम पे बारिश होती है तो उससे पहले क्यों ना हम ड्रेंचिंग कर लिया जाए, मतलब कि खुदाई करके रिवर की डेप्थ बढ़ा ली जाए। जो एम्बैंकमेंट्स हम बनाते हैं उनको अच्छे से मेंटेन किया जाए, डैम्स को अच्छे से मेंटेन किया जाए, इंक्रोचमेंट को रोका जाए। जिस एरिया में बाढ़ आती है वहाँ के लोगों को सबसे अच्छा पता होता है कि वहाँ का सोल्यूशन क्या है। तो बिहार के लोगों का ये मानना है कि अगर कोसी की नदी में 100 कैनाल्स बना दिए जाएं तो अपने आप उनकी बाढ़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पानी को रास्ता मिल जाएगा निकलने का। आज मैं आपको ऐसे 2 देशों के बारे में बताऊंगा जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए फ्लड मैनेजमेंट में। सबसे पहला है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का मैक्सिमम एरिया सी लेवल से नीचे है, यानी कि यहाँ फ्लड्स आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं और यहाँ काफ़ी डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आ भी चुकी हैं। नीदरलैंड ने काफ़ी इफेक्टिव वेज ढूंढे हैं फ्लड्स के साथ डील करने के। इन्होंने अपनी रिवर्स को ब्रॉड कर लिया है, जो एम्बैंकमेंट से उनको और ज़्यादा ब्रॉड कर लिया है और रिवर और एम्बैंकमेंट के बीच में इनने प्लांटेशंस लगाई हैं, जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं कुछ ऐसे। इसी के साथ इनने ड्रेक्स, चेक डैम्स और बैरियर्स इंस्टॉल किए हैं फ्लड के वाटर को मैनेज करने के लिए। इनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई भी बाढ़
लैग सिचुएशन होती है तो ये बैरियर, बैरिकेड्स, ये सारी की सारी चीज़ें नीचे हो जाती हैं और पानी को वहीं के वहीं रोक देती हैं। इन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट कर रखे हैं कि जो लोग नदियों के पास रहते हैं उन्हें वो वाला एरिया मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरा कंट्री है जापान। जापान ने मैसिव अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं फ्लड वाटर के साथ डील करने के लिए। ये टनल 5 मेन रिवर से कनेक्टेड हैं और जब भी फ्लड लाइक सिचुएशन होती है पानी इनके अंदर आ जाता है और फिर इन टनल्स के थ्रू आर्टिफिशियल रिवर में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस इन कंट्रीज़ ने हमें दिखाए हैं जिनसे हमें भी सीख लेनी चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।